हेलो बच्चों, जीएससी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्ट इन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जो बात करेंगे हिंदी व्याकरण का अध्ययन कौन कौन से वर्ग के बच्चे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदी व्याकरण का अध्ययन सभी वर्गों के बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि 8th हो गया, 9th हो गया एवं 10th हो गया, या 7th, 6th, 5 सभी बच्चों के लिए ये हिंदी व्याकरण मान्य है। आज का क्लास जो है या 5 से ऊपर सभी क्लास वाले इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है, आप इसे नोट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे व्याकरण के परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या कह रहा है? जिस विद्या के अध्ययन करने से शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस भाषा के व्याकरण हम पढ़ेंगे, जैसे अंग्रेजी भाषा का हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी भाषा के व्याकरण पढ़ने से हमें अंग्रेजी शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आवेगा। यदि हम संस्कृत भाषा के व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें संस्कृत शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना आएगा। यदि हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे अर्थात हिंदी भाषा के व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें हिंदी शुद्ध लिखना, हिंदी शुद्ध पढ़ना, हिंदी शुद्ध बोलना आएगा। तो हम एक वाक्य में कह सकते हैं, जिस विद्या के अध्ययन करने से शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। अब बात करते हैं व्याकरण के कोई और नाम है क्या? हाँ बिल्कुल, व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। आपसे पूछा जाए व्याकरण के पिता या जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, व्याकरण के पिता या जनक श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हिंदी व्याकरण में किन बातों का अध्ययन किया जाएगा या हम किन बातों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार। एक बात और आपको बता दूं, शब्द विचार के अंतर्गत ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या काल, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, सब शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लिंग विचार, शब्दों के वचन, शब्दों की रचना, कारक, संधि, समास, वाक्य विचार, पदबंध, विलोम, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मूल। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले वर्ण विचार का अध्ययन किया जाएगा। तो वर्ण विचार के अध्ययन करने से पहले वर्ण विचार के बारे में हमको जानना जरूरी है। वर्ण विचार क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, इसका भेद क्या है, वगैरह वगैरह। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके, जैसे अ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। और भी उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे ख, ग, घ, प, म etc। ये सभी उदाहरण लिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ण को अक्षर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे उदाहरण का। उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे, राम और गया। राम और गया, राम और गया चार मूल ध्वनियों से बना है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ बराबर राम होता है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, एक माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ण दिख रहा होगा र का अगर हम खंड या टुकड़ा करें तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आ दिख रहा होगा, आ को खंड या टुकड़ा करे बिल्कुल नहीं हो सकता है। म का खंड या टुकड़ा करे बिल्कुल नहीं हो सकता है। वहीं अगर आपने देखा राम, तो राम का खंड और टुकड़ा किया जा सकता है। राम का खंड और टुकड़ा र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ में हुआ। अब र, आ और म, इसका खंड और टुकड़ा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, या अक्षर कह ले, अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। दूसरा उदाहरण देखिएगा, जैसे कि गाय। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गाय का टुकड़ा किया गया है। देख रहे हैं, गाय का टुकड़ा किया जा सकता है। गाय का टुकड़ा कैसे हुआ? ग जोड़ अ जोड़ य जोड़ आ। वही हम बात करें ग का टुकड़ा करने का, अ का टुकड़ा करने का,
य का टुकड़ा करने का, आ का टुकड़ा करने का, तो इसका खंड और टुकड़ा है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए एक बात और आप लोग जान लेंगे, एक बात और जान लेंगे, वर्ण कितने हैं? हिंदी में वर्ण 48 है। अब आपको बताता हूँ कौन कौन से वर्ण मिल करके कुल 48 वर्ण बने हैं। चलिए हिंदी में टोटल वर्ण 48 है। आपको दिखाते हैं 48 वर्ण किस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे आप लोग स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जैसा कि आपको ब्रैकेट में लिखा दिख रहा होगा, स्वर वर्ण की संख्या अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, री, ए, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण हैं और स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में देख रहे होंगे आप क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब बात करते एक शब्दों में, एक शब्दों में इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम बात करें क, ख, ग, घ अंगों को एक शब्द में क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ यहाँ को एक शब्द में च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न को एक वर्ग में ट वर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न को एक शब्द में त वर्ग कहते हैं। प, फ, ब, व को एक शब्द में प वर्ग कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये व्यंजन है। अब व्यंजनों की संख्या की बात करें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा व्यंजनों की संख्या 25 होता है। नोट क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। नोट में नोट क्या कह रहा है ध्यान देंगे। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं जिसकी संख्या 25 है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कहने के तो ये व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, कहने के तो ये व्यंजन है, कहने के ये व्यंजन है। अब बात किया कौन सा व्यंजन है, तो इसे ही स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं सब स्पर्श वर्ण हैं जिसकी संख्या 25 होता है। चलिए बात करते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। ध्यान देंगे अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 होता है। अब देखेंगे तालाब स, मूर्धन स, दन स, ह, इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होता है। अब बात करते हैं ड और ढ की। ड और ढ की भी संख्या 2 होता है। अब बात करेंगे अनुस्वार विसर्ग, इसकी भी संख्या 2 होता है। इस प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं अगर आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या कितना है, तो स्वर की संख्या टोटल 11 है। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन की संख्या कितना है, तो व्यंजन की संख्या टोटल 25 है। अगर आपसे पूछा जाए अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितना है, तो अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 है। आपसे पूछा जाए ऊष्म वर्ण की संख्या कितना है, तो ऊष्म वर्ण की संख्या कितना है, 4 है। आपसे पूछा जाए अयोगवाह की संख्या कितना है, तो अयोगवाह की संख्या 2 है। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्णों की जो संख्या बनता है वो वर्णों की संख्या बनता है 48। अब बात करेंगे छ, त्र और ज्ञा को वर्ण की गिनती की संख्या में नहीं रखा जाता क्योंकि ये तीनों संयुक्त वर्ण हैं, अर्थात यह वर्णों के संयोजन से बना है। कहने का मतलब हुआ 2-3 वर्ण ऐसे भी है जैसे छ, त्र, ज्ञा, छ, त्र, ज्ञा। छ, त्र, ज्ञा को वर्ण की संख्या में नहीं रखा जाता क्योंकि ये एकल वर्ण नहीं है। छ 2 वर्णों के मेल से बना है, जैसे क और मूर्धन्य। त्र 2 वर्णों के मेल से बना है, त और र। ज्ञा ज और ञा से मिलकर बना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं छ, त्र, ज्ञा एकल वर्ण नहीं है, यह 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इसे वर्ण की गिनती में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्णों की संख्या 48 है। चलिए अब बात करते हैं वर्ण के कितने भेद हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब बात करेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा स्वर उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिना होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं।
कहने का मतलब स्वर वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। इस प्रकार से इसकी संख्या 11 बनता है। 11 वर्ण ऐसे हैं जो स्वर हैं। ये आपसे पूछा जाए स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं तो 11 है। अब बात आता है स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं आप देख रहे होंगे। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब बात करते हैं इन भेदों का पता स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर का पहचान हम कैसे करेंगे, दीर्घ स्वर की पहचान कैसे करेंगे, प्लुत स्वर की पहचान कैसे करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है, जैसा कि आप लोग नोट में देख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ह्रस्व स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे, और जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, हर्षी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे राम, ओम। ध्यान देंगे। अब एक बात और ध्यान देंगे, आमतौर पर प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। आमतौर पर प्लुत स्वर का प्रयोग कहीं नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादा होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। व्यंजन वर्ण की चर्चा। व्यंजन वर्ण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग जस्टिन स्टडी केयर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।